हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक, जो कि है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमने कल की क्लास में एक आपको ओवरव्यू दे दिया था कि हम किस प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम मिडाइवल हिस्ट्री को, और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाषाण युग के बारे में, स्टोन एज के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है, किस क्रम में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है। तो ये हमने आपको कल भी बताया था। तो आज इसमें सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये जो 3 टॉपिक हैं ये हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और फिर आगे इसी प्रकार से हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, इसी टॉपिक वाइज, इसी क्रम में जो क्रम आप देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे से, जो हमने आपको कल बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी जो इसका समय काल है 30 लाख BC से 712 AD तक माना जाता है एंशिएंट हिस्ट्री का जो काल है। और इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल, या इसे ही कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। और इसे प्रागैतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले, यानी इसके कोई भी लिखित प्रमाण हमको नहीं मिले कि हमको पता चल सके कि प्रागैतिहासिक काल। इसीलिए इसको नाम दिया गया, क्योंकि कोई भी रिटन एविडेंस उपलब्ध नहीं है, क्योंकि तब जो सभ्यता है वो विकसित भी नहीं हुई थी, यानी मानव विकसित नहीं हुआ था। इसलिए कोई भी उस समय के रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं। इसीलिए इसे नाम दिया जाता है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। और उसके बाद फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि ये वो समय है, यानी हड़प्पा सभ्यता वाला जो समय है उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमको रिटन एविडेंस तो मिले, यानी हमको लिखित प्रमाण मिले, इस काल के, इस सभ्यता के लिखित प्रमाण मिले, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके। यानी वो जो प्रमाण थे वो नॉट रीडेबल, यानी वो पढ़े नहीं जा सके। हम सभी को पता है कि जब हड़प्पा सभ्यता में जो भी हमको लिपियां मिली, जो भी लिखी हुई चीज़ें मिली, उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि उसमें क्या कहा गया है। अगर वो पता चल जाता है तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है, इसको और अच्छी तरीके से इसके बारे में पता चल सकता है, अगर इस लिपि को पढ़ा जा सके, जो हड़प्पन लिपि है। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है कि यहाँ पर रिटन एविडेंस तो मिले बट उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और फिर आता है ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक पीरियड। तो ऐतिहासिक काल को माना जाता है, यानी ये तब मानव भी काफ़ी विकसित हो चुका था, और यहाँ पर हमको लिखित प्रमाण भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका। यानी ऐसे प्रमाण मिले जिनको हम पढ़ भी सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडर्न एज थी पाषाण युग की, यानी एंशिएंट हिस्ट्री की मॉडर्न एज ऐतिहासिक काल थी। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री को बांटा गया है। और फिर अलग अलग इनके भी पार्ट हो जाते हैं, जैसे कि जो प्रागैतिहासिक काल है, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसको भी फिर 3 पार्ट्स में बांटा गया, जिनमें सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, यानी इसे ही कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। यानी 3 भाग में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल है इसे कहा जाता है मीसोलिथिक पीरियड। और फिर आता है नवपाषाण काल, और इसे कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड। तो ये 3 पार्ट्स में प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया है, यानी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जिनके हमको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, उस काल को फिर 3 भाग में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो पुरा पाषाण काल है इसका टाइम 30 लाख से 10 लाख BC के बीच माना जाता है। देखिए ये जो समय काल है, यानी जो टाइम पीरियड है, ये आपको डिफरेंट भी मिल सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्योंकि ये एक अनुमानित टाइम पीरियड है। इसके एग्जैक्ट हमको जब प्रमाण ही नहीं मिले हैं रिटन, तो हम इनको एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं।
तो इसीलिए इनको टाइम पीरियड अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। और फिर जो मध्य पाषाण काल का जो समय काल है वो है 10 लाख BC से 40,000 BC तक। तो देखिए क्या होता है, जो BC होती है यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म के पूर्व, तो यहाँ पर आपको समय देखने को मिलेगा, समय उल्टा चलता है। फिर जब समय AD में चलने लगता है, यानी ईसा के जन्म के बाद का जो समय चलता है वो फिर सीधे समय चलने लगता है। जैसे आप 2000 के बाद 2020 आता है। लेकिन जब आप BC में देखेंगे टाइम पीरियड, तो वहाँ पर देखिए समय आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा, 10 लाख से 40,000 BC तक। तो BC के पहले यानी ईसा के जन्म के पहले जो BC में टाइम पीरियड चलता है वो यहाँ पर उल्टा चलता है। फिर आता है नवपाषाण काल का टाइम पीरियड, तो ये माना जाता है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय नवपाषाण काल में माना जाता है। अब चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं, तीनों के विषय में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल। तो देखिए पुरापाषाण काल यानी ये सबसे पहला काल माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का, जिसे पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मनुष्य जो है गुफाओं में रहा करता था, जंगल में रहा करता था, और उसका जो मुख्य कार्य था वो था शिकार करना। यानी मनुष्य इस प्रकार से गुफाओं में रहता था और शिकार किया करता था, यही उसका मुख्य कार्य था। और उसने पत्थरों के औजारों का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था पुरापाषाण काल में, और इसीलिए इसे स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि पत्थरों के जो औजार थे उनका ही यूज हुआ इस काल में। आप देख भी सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे जो हथियार हैं वो मानव ने बनाए इस काल के अंतर्गत, जिसमें हैंड एक्स है, यानी कई प्रकार के जो औजार हैं जिन्हें खुरचनी या अन्य नाम से कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग काफ़ी बड़े और सुडौल पत्थर के हथियार बनाए गए, क्योंकि तब तो ना तो तांबे की खोज हुई थी और ना ही लौह की खोज हुई थी, इसीलिए केवल पत्थर के औजारों का उपयोग ही मनुष्य शिकार करने में किया करता था। और गुफाओं में इस प्रकार से मनुष्य रहा करता था पुरापाषाण काल एज में। और चलिए तो अब इसके बारे में कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, और पत्थर से जब पत्थर को रगड़ा जाता है तभी आग उत्पन्न हुई, और इसी से मनुष्य ने आग की खोज की पुरापाषाण काल में। और फिर इसका यूज इस आग का यूज मांस को पकाने आदि में करने लगा जो मानव था, और इनका काम था शिकार करना, यानी ये दिन भर शिकार ही किया करते थे पत्थरों के औजार बनाकर। और यहाँ पर गुफा चित्रकारी, क्योंकि मनुष्य गुफाओं में रहा करता था, तो गुफा चित्रकारी हमको देखने को मिलती है भीमबेटका। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर हमको शैल चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका कहाँ पर है? तो ये है MP में। तो MP के भीमबेटका में जो हमको शैल चित्र प्राप्त हुए, ऐसा माना जाता है कि वो पुरापाषाण काल के चित्र हैं, और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। और हमने आपको पढ़ाया भी है, जब हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने भीमबेटका के बारे में बताया। तो वहीं पर पुरापाषाण काल के जो शैल चित्र हैं वो मिले हैं। तो इसी से ये अनुमान लगाया गया कि मनुष्य गुफाओं में रहा करता था, और वहीं पर जो शैल चित्र मिले उसी से ये अनुमान लगाया गया। और इनके कई सारे औजार होते थे, यानी मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग किया करता था जो काफ़ी बड़े होते थे। और अगर हम बात करें अवशेष, यानी कहाँ से इस काल के अवशेष मिले हैं, तो इनमें आपको स्थान याद रखना है, भीमबेटका भी आपको याद रखना है। और उसके बाद सोहन रिवर वैली के आसपास इस काल के अवशेष हमको देखने को मिले। और फिर नर्मदा रिवर वैली, तो इसके आसपास के क्षेत्रों में ही जो पुरापाषाण काल के अवशेष हैं वो हमको देखने को मिले। तो ये पुरापाषाण काल के बारे में इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। बाकी हमने आपको बताया किस प्रकार से मनुष्य रहता था पुरापाषाण काल में और किस प्रकार के हथियारों का उसके द्वारा यूज किया जाता था। फिर आगे आता है मध्यपाषाण काल, यानी कि मीसोलिथिक एज, यानी मीसोलिथिक पीरियड फिर आता है उसके बाद। तो फिर क्या हुआ, मानव का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। यानी पुरापाषाण काल में मानव थोड़ा सा यानी ज़्यादा अविकसित था, फिर मध्यपाषाण काल में थोड़ा सा विकसित हुआ। उसने
पशुपालन की शुरुआत की, यानी पशुओं को पालना शुरू किया। पशुपालन की शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन की शुरुआत हुई ये कैसे पता चला, किस प्रकार से ये पता चला कि पशुपालन की शुरुआत हुई, तो इसके भी अवशेष मिले हैं और वो स्थान आपको याद रखने जहाँ से ये अवशेष मिले। तो इनमें स्थान है बागोर, बागोर जो कि राजस्थान में, तो यहाँ से अवशेष मिले हैं पशुपालन के। और उसके बाद आदमगढ़, ये एमपी में एक स्थान है जहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य है, जो मानव है, वो पशुपालन की शुरुआत कर चुका था। और फिर यहाँ पर जो हथियार थे वो पत्थर से ही बनाए जाते थे, बट उनका आकार यहाँ पर छोटा हो गया, यानी अब छोटे आकार के हथियार बनाए जाने लगे। छोटे और नुकीले हथियारों का यूज मानव के द्वारा किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। और इसके साथ ही साथ इसने घर आदि बनाना, यानी घास फूस से घर आदि बनाना भी इस एज में सीख लिया था। मध्य पाषाण काल की एज में घर आदि बनाना भी सीख लिया था घास फूस से। हम देख भी सकते हैं इमेज के माध्यम से। देखिए इस प्रकार से गुफाओं से निकलकर फिर जो मानव है वो इस तरह के घास फूस के घरों में रहने लगा। और साथ ही साथ उसने पशुपालन की भी शुरुआत की। और कुत्ता, यानी जो पशुपालन की शुरुआत में मनुष्य ने कुत्ते को पालना शुरू किया, फिर भेड़ आदि पालना मनुष्य ने शुरू किया, यानी इन सभी पशुओं का मनुष्य के द्वारा यूज किया गया। और इस तरीके से जो ये हथियार हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये मध्य पाषाण युग के हथियार हैं जिनका आकार काफ़ी छोटा हो गया। यानी पूरा पाषाण काल में हमने देखे थे हथियार काफ़ी बड़े बड़े थे, और यहाँ पर जो हथियार हैं उनको छोटा किया गया और उनको नुकीला बनाया गया, धारदार बनाया गया। तो इस प्रकार से ये जो मध्य पाषाण काल है इसको हम समझ चुके। अब हम देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि फिर मनुष्य का और विकास हुआ। नव पाषाण काल में मनुष्य और ज़्यादा विकसित हुआ और फिर इसने शुरुआत की कृषि की, यानी एग्रीकल्चर की शुरुआत की गई मनुष्य के द्वारा। तो देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग की खोज की, फिर मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया, और फिर नव पाषाण काल में आकर मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, यानी एग्रीकल्चर करना भी मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से खेती की जाने लगी और इन्होंने जो अपना घर है वो लकड़ी आदि से ये घर बनाने लगे, यानी घास फूस से। फिर ये लकड़ी के द्वारा अपने घरों को बनाने लगे, यानी और ज़्यादा इनका विकास हुआ और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो इसके साथ ही साथ कृषि की शुरुआत हुई। ये हमको प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, यानी इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं कि कृषि की शुरुआत मनुष्य के द्वारा की गई नव पाषाण काल में। तो ये प्रमाण हमको मिलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक स्थान है बलूचिस्तान में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो बलूचिस्तान में एक स्थान है मेहरगढ़, जहाँ से ये प्रमाण मिले कि इस मनुष्य के द्वारा कृषि की जाती थी। और जो सबसे पहली, यानी जो सबसे पहले जिस चीज़ की खेती की गई थी वो था जौ, यानी जौ की खेती की गई। उसके साथ ही साथ गेहूं की खेती की गई, यानी जौ की खेती के, गेहूं की खेती के प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर दी थी नव पाषाण युग में। मनुष्य एग्रीकल्चर करने लगा था, कृषि करने लगा था। और उसके साथ ही साथ चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, तो ये यूपी के इलाहाबाद स्थान में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ से प्रमाण मिले चावल की खेती के भी। और उसके साथ ही साथ और कई चीज़ों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है, तो ये है कश्मीर में, कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है। तो यहाँ से भी हमको अवशेष मिले, यानी मानव कंकाल, और साथ में कुत्ते के अवशेष मिले। ऐसा माना जाता था कि जब यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था नव पाषाण काल में, तो मानव के साथ, यानी मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी यहाँ पर साथ में दफनाया जाता था। तो उसके अवशेष मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। और इसी प्रकार से और भी कई जगह से, यानी कुछ बिहार वाले इलाके भी हैं, वहाँ से भी नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर मिले। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत, और पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई मनुष्य के द्वारा, और इस प्रकार से कृषि की जाने लगी।
और लकड़ी आदि से मनुष्य ने घर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद एक और ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं मनुष्य ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। और अब तक मनुष्य जो यानी जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसको दफनाया भी जाने लगा। और उसके बाद गांव स्थापित होने लगे, यानी छोटी छोटी कॉलोनी बनने लगी, एक सभ्यता विकसित होने लगी। और मनुष्य ने स्टोर हाउस भी बनाए, यानी मनुष्य जब कृषि करता था उससे फिर गेहूँ जो होता था उसको स्टोर हाउस में रखा जाता था। और फिर इस प्रकार से देखिए और भी अच्छी तरीके से घरों को बनाना स्टार्ट किया मनुष्य ने इस एज में। और उसके साथ ही साथ डोमेस्टिकेटेड यानी मनुष्य ग्रुप में रहना मनुष्य ने सीख लिया था। नवपाषाण काल आते आते, नियोलिथिक एज आते आते मनुष्य ने ग्रुप में रहना स्टार्ट किया। पहले मनुष्य अलग अलग रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था। फिर धीरे धीरे उसने अपना विकास किया, पशुओं को पालना शुरू किया। जैसे आप देख सकते हैं भेड़ है, कुत्ता है, बकरी है, ये सभी पालना मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया था नियोलिथिक एज तक। और फिर कृषि भी मनुष्य के द्वारा की जाने लगी। तो फिर जब मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की तो फिर वो एक ही जगह रहने लगा, यानी जब जिस जगह वो कृषि करता था तो इसीलिए पहले ये टहलते रहते थे पूरा पाषाण काल में, इस गुफा उस गुफा इस तरीके से टहलते रहते थे। बट जब नियोलिथिक एज आया, नवपाषाण युग आया, तो फिर मनुष्य एक ही जगह रहने लगा। इसने अपने घर बनाए, ग्रुप में रहने लगा, क्योंकि इसने खेती किसानी की भी शुरुआत कर दी थी। पहले पूरा पाषाण काल में मानव सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड था, और नियोलिथिक एज आते आते मनुष्य अन्य पर जो डिपेंडेंसी है, अन्य चीज़ों पर इसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई, यानी एग्रीकल्चर पर भी और उसके साथ ही साथ पशुपालन पर भी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ी। और इससे मनुष्य कॉलोनी में रहने लगा, एक सभ्यता का विकास होने लगा, और जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। यानी फिर सभ्यता बनने लगी, और उसी का एग्जाम्पल है फिर इससे जब और विकास होता है तो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर आती है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता। और उसके साथ ही साथ अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, काफ़ी सभ्यताओं का विकास होना स्टार्ट होता है। तो ये ऑल ओवर आज की क्लास थी, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में डिटेल से पढ़ा। जो भी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको बताई। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से हमारे जुड़े रहिए और डेली आप इस क्लास को अटेंड करें, जिससे आप अपनी हिस्ट्री के नॉलेज को अच्छी तरीके से ग्रूम अप कर पाएँ, इन्हेंस कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।